नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बड़के गुरुजी में। इस बारी में मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लिया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बच्चों देखो, ध्यान देना, ये क्वेश्चन इतने सिंपल है कि आप अगर इनको देखोगे तो बहुत ही आसानी से आप इसके आंसर को कर पाओगे, बहुत समय नहीं लगेगा आपका। बहुत मजेदार सवाल है, बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि 40 विद्यार्थी, ऐसे 1 2 3 सवाल इन्होंने कहा है 11 से 13 तक का। क्योंकि देखो बच्चों, मैं एक सवाल सोच रहा था एकदम सिंपल लूं। एक मुझे फॉर्मेट भी अच्छा खासा मिल गया, सिंपल सा, तो मैंने सर्च किया, बहुत अच्छा मिल गया। मैंने कहा चलो इसी को उठा करके काम करते हैं, है ना। तो ध्यान देना, इसके बेहाफ पे 3 सवाल है, तीनों एकदम चुटकी वाले। मैंने आज का सवाल चुटकी वाला है भाई, चुटकी बजाओ आंसर लाओ, है ना। मेरी चुटकी नहीं बजती है, ध्यान देना, आप लोगों को बजाना है, ठीक है ना। चलो, तो 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, 24 विद्यार्थी खो खो खेलते हैं और 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं। अब देखो, खो खो कौन खेल रहा है? 24 विद्यार्थी। और कबड्डी कौन खेल रहा है? 20 विद्यार्थी। ध्यान देना, कबड्डी खेलने वाले केवल 20 विद्यार्थी हैं और खो खो खेलने वाले 24 विद्यार्थी हैं। और कह रहा है तथा 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। यही क्लू पॉइंट है, बाकी सब तो गायब कर दिया सवाल को। यानी साफ बात है, खेलने वाले व्यक्ति 38 हैं, खेलने वाले व्यक्ति 38 हैं। अभी तुम्हारे दिमाग में अगर ये आता, नहीं सर खेलने वाले व्यक्ति 38 नहीं है, केवल एक खेल खेलने वाले, तो आप फंस जाते। कैसे फंस जाते? यहीं पे देखना, तीनों सवालों का आंसर यही मिलेगा। अगर तुम कहते हो नहीं अकेले अकेले की बात कर रहा है, तो अगर 20 विद्यार्थी अकेले कबड्डी खेल रहे हैं और 24 विद्यार्थी अकेले खो खो खेल रहे हैं, तो दोनों मिला करके 24 और 20 हो गया कितना? 24 और 20 हो गया कितना बेटा? 24 और 20 मिलकर के 44 हो गया। यानी अकेला गेम खेलने वाला फिर तो 44 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि जबकि कुल 40 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों बेटा छोटी की मात्रा होनी चाहिए, कुल विद्यार्थियों, है ना। जब थियों लिखा जाता है छोटी की मात्रा होती है। क्या करोगे, टाइपिंग करने वाला कर बैठता है ना। तो देखो, तो आपका क्या हो जाएगा? तो विद्यार्थियों की संख्या कुल 40 है। इसका मतलब साफ है बच्चों कि ऐसा नहीं कहा है। मतलब जो 38 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गेम खेलते हैं। अब चाहे वो दोनों गेम खेले और चाहे वो एक ही गेम खेले, गेम खेलते हैं। कितने विद्यार्थी? 38 विद्यार्थी। तो इसका मतलब साफ है, सवाल पूछा कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, ये सवाल लगाना है। यानी 2 विद्यार्थी तो खेलते ही नहीं, 38 खेलते हैं। अब चाहे 2 गेम खेले चाहे एक गेम खेले, 38 खेलते हैं। 38 खेलते हैं तो कितना खेलते नहीं बेटा? 2 नहीं खेलते। ये माइंड में लगा लेना अपने, 2 नहीं खेलते, ठीक है ना। अब 2 अगर नहीं खेलते, 38 खेलते हैं, तो टोटल संख्या यहां कितनी बन रही है? 44 दोनों मिला करके। लेकिन अकेला खेलने वाला बना कितना? 38 बना। अकेला खेलने वाला कितना बना? 38 बना। यानी कितना ज्यादा लिखा गया है? 6 ज्यादा लिखा गया है। इसका मतलब वो 6 बच्चा जो यहां ज्यादा लिखा गया है, वो 6 बच्चा ये भी खेलता है और ये भी खेलता है। यानी दोनों खेल खेलने वाला कितना बच्चा हुआ? 44 - 38, 6 बच्चा हुआ। तो 6 बच्चा बच्चों दोनों खेल खेलता है और 2 बच्चे कोई खेल नहीं खेलते। बात समझ पा रहे हो ना? 6 बच्चे दोनों खेल खेलते। कैसे? कम से कम एक खेल खेलने वाला, कोई एक खेल तो खेलता ही है, 38 है। लेकिन अगर अकेला एक खेल की बात करें तो मिला करके 20 और 24 44 है। तो 38 को सेटिस्फाई तो कर नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि 44 में से 38 घटाएंगे तो जो 6 बच्चा बच रहा है, वो 6 बच्चा बच्चों दोनों खेल खेल रहा है। क्लियर है? 6 बच्चा दोनों खेल खेल रहा है, ये माइंड में रख लेना। तो 6 बच्चा आपका दोनों खेल खेलने का हो गया। अब बच्चों अभी देखो, यहीं पे आपका सवाल एक दूसरा वाला भी आ जाएगा, माइंड में रख लेना। बड़ा सवाल है, दूसरा वाला भी आ जाएगा।
अभी बच्चों देखो दूसरा वाला सवाल आ गया। अब दूसरे वाले सवाल की बात करूं, थोड़ा सा ये फॉर्मेट ऊपर नीचे हो गया है ना। दूसरे वाले सवाल की अगर मैं बात करूं तो दूसरा वाला सवाल, ये 24 यहां से हटाओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपसे मैंने क्या कहा, कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते। तो अभी देखो मैंने कहा कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते, तो जाहिर सी बात है टोटल विद्यार्थियों की संख्या, जिनमें से 20 विद्यार्थी क्या हैं, कबड्डी खेलते हैं। 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते, से 20 जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, विद्यार्थी आपके कबड्डी नहीं खेलते, क्योंकि 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं। अगर कहता कि कितने विद्यार्थी केवल कबड्डी खेल रहे हैं, तो इस 20 में से 6 घट के आ जाता 14 विद्यार्थी। 14 विद्यार्थी केवल कबड्डी खेलते हैं, है ना, और 18 विद्यार्थी केवल खो खो खेलते हैं। 14 विद्यार्थी केवल कबड्डी खेलते हैं और 18 विद्यार्थी केवल खो खो खेलते हैं और 6 विद्यार्थी दोनों खेलते हैं। ये आपका बन जाता है ना। अगला सवाल यहीं पे देखते हैं। अगला सवाल इसी पे बना है। क्या कह रहा है कि कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते। ये मैंने आपको आंसर बताया था, पहले ही आपको आंसर बता दिया था कि 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। क्लियर है, 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। बड़ा आसान सवाल था, तो आपने समझ लिया, ठीक है ना। अब इसमें बेसिकली सवाल बड़ा मजेदार होता है, आप कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। 40 विद्यार्थी थे, जिनमें से 24 विद्यार्थी क्या खो खो खेलते हैं, 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं, 38 कोई एक खेल खेलते हैं। तो 38 खेलते, तो 2 जो है वो कोई भी खेल नहीं खेलते। ये कोई भी खेल भैया नहीं खेलते, है ना, 2 कोई भी खेल नहीं खेलते। और कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों खेलते हैं, तो बच्चों इन दोनों को जोड़ के 44 में से इस 38 को घटा दिया मैंने, तो कम से कम मतलब दोनों खेल खेलने वाले 6 आ गए। और फिर अगर आपसे पूछेगा कि केवल कबड्डी खेलने वाला, तो 6 घटा देना 20 में से 14 हो जाएगा। अगर आपसे कहेगा केवल खो खो खेलने वाला, तो 6 घटा देना 24 में से 18 हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है। और फिर आप अपने अनुसार इसको सेट कर सकते हो, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। ऐसा कभी सवाल आया करे बच्चों, कभी भी, तो जो कार विक्रय करता है उसको सीपी मान लिया करो, और जो कार क्रय के साथ लगा हो उसे एसपी मान लिया करो, और आपका सवाल लग जाएगा। एसपी बड़ा है बेटा सीपी से, कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, सीपी से बड़ा है। सीपी कितना है, 4 है, 1/4 को बोला जाता है 25%, है ना। बस ये ध्यान देना, जैसे कहा जाए ना 17 टीवी का क्रय मूल्य 18 टीवी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 17 का टीवी का जो क्रय मूल्य का है उसको विक्रय मान लो, 17 को क्रय मान लो, 18 को विक्रय मान लो। इस तरीके से सवाल को आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही सरल तरीका है आपका करने का, आसानी से कर लेना, सीपीएसपी पता चल जाएगा। उल्टा मानना है, क्रय वाले के साथ वाले को विक्रय वाला और विक्रय वाले के साथ वाले को क्रय वाला, ये मान करके आप क्वेश्चन लगा लोगे, आसानी से लग जाएगा। और 1/4 को आप जानते हो, 100 से गुना करते हो बच्चों, तो क्या हो जाता है 25%, परसेंटेज का सिंबल लगा देते हो और 25% बच्चों आपका आ जाता है। कितना आ जाता है 25%। बहुत ही आसान सवाल है, आसानी से 25% का लाभ दिख रहा है, तो लाभ आप लगा दोगे और सवाल आपका बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलो बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। एक और सवाल देखते हैं। वह कहता है छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। बच्चों बड़ा आसान है, इसको तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं है। 15 का वर्ग 225 होता है और 14 का वर्ग 196 होता है। दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। और आपको पता है 400 के ऊपर अगर जाते हैं तो 20 बिसैया 400
उसके बाद आने वाली संख्या 21 है। 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो बच्चों हमें क्या करना है, 441 बनाना है। तो 441 बनाने के लिए बेटा कितने का, 441 बनाने के लिए बच्चों कितने का माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो जो इसमें से माइनस करना पड़ेगा वही आपको ऐड कर देना होगा। कितना हो जाएगा बेटा 20। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा 20 बच्चों, यहीं से 20 जोड़ देना पड़ेगा और हमारी प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो क्या जोड़ने की बात कहा था, योग करना पड़े, जोड़ना पड़े इनके योगों में। तो इनके योगों में बच्चा, इनके योगों में बच्चों क्या करना पड़ेगा, इनके योगों में क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। कितना 20। तो 20 हम जोड़ देंगे तो आने वाली संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। चलो बच्चे एक और सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होता है। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या लिख लो बेटा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। और भागे क्या कर दोगे बच्चों, भागे 6 कर दोगे। तो कितना हो जाएगा 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 13 आपका 30 30 10 40 1 41। तो क्या हो जाएगा 41/6। आसान सा आंसर 41/6, यानी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13/6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 41/6। आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा 41/6। कोई गलत बात नहीं है, बहुत ही मजेदार सवाल है 41/6। हाँ, अभाज्य संख्याओं की सीरीज आपको आनी चाहिए। चलो बच्चों अगला एक सवाल देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। एक अभाज्य संख्या है। तो देखो बच्चों अभाज्य संख्या क्या होती है, इसकी डिफिनीशन जान दो। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पहले मैं बता देता हूं। भाज्य और अभाज्य की परिभाषा क्या होती है। अभाज्य की कहता है ये मैक्सिमम 2 फैक्टर रखता है, मैक्सिमम 2 फैक्टर रखता है, एक स्वयं और एक। इन्हीं 2 फैक्टरों से मिलकर के अभाज्य संख्या बनता है। यानी अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, एक खुद होता है और एक क्या होता है, एक खुद होता है और एक आपका होता है एक। तो ये हमेशा ध्यान देना। और भाज्य संख्या का इन दोनों को छोड़ के कम से कम एक तो और होगा ही, यानी 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक अगर फैक्टर दिखे तो आपका क्या हो जाएगा, वो भाज्य माना जाएगा। पहला क्या रहेगा, स्वयं रहेगा, स्वयं तो होना ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा, एक रहेगा, एक भी होना चाहिए। और तीसरा कोई और, एनी अदर, है ना, एनी अदर, कोई और, एनी अदर। तो ये अगर रहेगा और इससे आगे भी आ सकता है, यानी मिनिमम 3 फैक्टर तो होने चाहिए भाज्य होने के लिए, और अभाज्य होने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम दोनों 2 ही होने चाहिए, एक स्वयं और एक, है ना, ध्यान रहे। और इसमें स्वयं एक के साथ साथ कोई और भी आ जाए तभी। तो भाई ये वाली परिभाषा को दिमाग में रखो। और स्वयं केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती है, बिल्कुल सही बात है। जो गुणनखंड होता है, जो फैक्टर होता है, उससे संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, यानी डिविजिबल होती हैं, ठीक है ना। चलो बच्चों एक और सवाल देखते हैं, 18 नंबर। देखो बच्चों सेशन अगर पसंद आ रहा तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक देख करके मुझे मजा आ जाता है ना। अगले वीडियो में और अच्छा प्रयास करते हैं हम लोग। तो ध्यान रहे कि अगर वीडियो पसंद आया करो बेटा लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो, है ना। जो हमारे बच्चे हैं वो सब लाइक और शेयर किया करें, ठीक है ना। चल 280 तथा 144 का महत्तम समापवर्तक, बहुत ही आसान तरीका। आज मैं तुम्हें सिखाता हूं महत्तम समापवर्तक निकालना और लघुत्तम समापवर्तक निकालना। सबने तो तुमको सिखाया होगा कि कैसे भाग देते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे काटते हैं, कैसे गुणनखंड करते हैं। मैं तुम्हें सिखाता हूं किसी भी तरीके से नहीं, सीधे जो जैसे है उसको वैसे लिख दो, जो जैसे है उसको वैसे लिख दो। बच्चों पहले मैं सिखाता हूं सब महत्तम समापवर्तक, ठीक है, फिर आपको मैं सिखाऊंगा लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का तरीका क्या होता है बच्चों, जो संख्या तुम्हें दिख जाए, जिससे ये दोनों कटने वाला हो, जो दिखे उससे काट दो, ज्यादा समय नहीं देना, उससे काट दो। तो तुमने कहा सर यहाँ 28 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 से कट जाएगा। कोई बात नहीं बच्चों, 4 से काट दो। 4 से काट दिया यहाँ हमने, तो 4 से जब हमने काट दिया तो देखो मैं यहाँ मासा लिख रहा हूं, मेरी बात समझना, मैं यहाँ पे मासा लिख रहा हूं और मासा हमारा आता जाएगा। हमने 4 से बच्चों काट दिया, 4 7 28, ये 70 बन गया ना, आसान है। और हमने इसको भी भैया 4 से काट दिया, तो 4 3 12 और 2 4 24, 4 6 24 से 36 बन गया। ये 70 बन गया, ये 36 बन गया। हमने देखा अभी भी ये कट सकता है, किससे कट सकता है बच्चों, 2 से कट सकता है। तो हमने
यहाँ पे 2 से काट दिया, ये हो जाएगा 35 बच्चों, और ये हो जाएगा 18। अब देखो 35 और 18 में अब किसी और से कट नहीं सकता, तो बच्चों यही रुक जाना, और यही हमारा मासापा है, 4 दूनी 8। आसान हुआ ना? जितना रहेगा सबका देख लेंगे, जितना रहेगा आसानी से यहीं पे निकाल देंगे, कठिनाई बिल्कुल नहीं है। आप केवल दिमाग लगाओगे, सारा काम आसानी से हो जाएगा, बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। यानी बच्चों 280 था, 144 था, हमने कहा 4 आपको, हालांकि 8 से कट जाता, कैसे कट जाता आप ये देख सकते थे, 80 8 से कटता है ना, और 200 भी 8 से कटता है, 25 8 200 तो कट जाता, और 144 8 से कटता ही है ना, 18 8 144। लेकिन आप नहीं जान पाए थे, आप छोटा 4 देख लिए थे, 4 की डिविजिबिलिटी आसानी से पता कर लेते हो, कोई बात नहीं, तो 4 हम पता करके आसानी से सवाल को लगा लेते, कोई समस्या नहीं है। जैसे करो वैसे करो, जितनी जल्दी कर पाओ, आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है एग्जाम में। तो हमने ऐसे कर दिया, हमें आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है बच्चों, जैसे कर पाओ वो सारी चीजें आपके लिए बेटर मानी जाती हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो ये आपका हो गया, मैंने कहा मैं आंसर तो बता दिया, लेकिन आपको लासा भी बताता हूं। इसी तरीके से हम लासा भी निकालते हैं बच्चों, इसी तरीके से हम लासा भी निकालते हैं ना। तो ये जान जाओ, चाहे जितना बड़ा हो, बहुत आसानी से निकलता है। लासा में क्या किया करो, कोई एक बड़ी वाली संख्या को गोल कर दिया करो, लेकिन अगर 0 कहीं रहा करे तो बड़ी छोटी मत देखा करो, 0 वाली संख्या को गोल कर दिया करो। गोल करने का मतलब एक घेरे में रख दिया करो, और माना करो कि इसके साथ कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम क्या करते हैं, अब देखते हैं, जैसे मासा देख रहे थे ना, वैसे काम करेंगे। तो मासा भी आपने देख लिया ना, 8 है, तो आपने देखा ये दोनों संख्याएं किससे कट सकती हैं, ये दोनों संख्याएं किससे कट सकती हैं, तो हमने कहा ये दोनों संख्याएं 8 से कट सकती हैं। 8 से काटेंगे तो ये जाएगा 8 एकम 8, और 6 4 64, और 8 अठियां 64, और अगर 8 से इसको काटेंगे तो ये भी जाएगा 8 त्रिके 24, और 4 0 4 8 पंजे 40, है ना। अब देखो 35 और 18 में, 35 और 18 में अब कोई कॉमन आपको दिख नहीं रहा है, तो इसको यही भूल जाना, इसको यही भूल जाना, ऊपर से इस 18 का गुना कर देना इसमें, तो 18 8 144 के 4, और हासिल आएगा आपका 14, और 18 दूनी 36, और 36 4 40, और 40 10 50, और 50 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 5040 आपका इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चों। बड़ा आसान तरीका होता है ना, किसी तरीके से कोई झंझट नहीं आती। चलो बच्चे एक और सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 11 13 9 17 13 19 10 और 11, ये थोड़ा सा कॉमा लगाना भूल गया होगा, 10 और 11 है ना। तो कह रहा है कि 10 और 11 का क्या है, 10 और 11 का कि आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो 10 और 11 आंकड़ों का परिसर ज्ञात करने की बात कर रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं परिसर क्या होता है। परिसर बच्चों क्या होता है, इसी को रेंज कहा जाता है ना, रेंज, परिसर रेंज कहा जाता है। रेंज होता क्या है, पूरे डाटा का सबसे बड़ा डाटा निकाल लेते हैं, सबसे बड़ा डाटा बेटा, सबसे बड़ा वाला 19, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और माइनस सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा बच्चों और सबसे छोटा, इनमें से जब घटा दिया जाता है तो 19 में से कौन घट जाएगा, सबसे छोटा 9, तो 19 में से 9 घटा देंगे बच्चों, तो क्या मिल जाएगा हमारा 10, तो हमारा यही रेंज हो जाएगा, यही परिसर हो जाएगा। परिसर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आसानी से आपका आंसर आ जाता है। माध्य निकालना होता है तो सबको जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सबको जोड़ के 8 से भाग दे देंगे बच्चों, तो हमारा माध्य आ जाएगा, ठीक है ना। माध्यिका निकालना होता तो क्या करते हैं, सबको आरोही क्रम में सजा देते हैं। 8 है तो 8 है, 8 का आधा करे 4, तो चौथा पद और पांचवा पद जोड़ के आधा कर देंगे, तो ये हमारा माध्यिका हो जाएगा। और मान लो 7 पद होता तो 7 का 1 कम कर देते, या 7 में 1 ज्यादा कर देते, 8 का आधा कर देते 4, तो चौथा पद काउंट कर लेते, बीच वाला सीधे काउंट कर लेते। 7 है, 3 इधर छोड़ते, 3 इधर छोड़ते, बीच वाला ले लेते, चौथा पद। और मान लीजिए अगर आपका कहता बहुलक, तो देख लेते कि मोड जिसे बोलते हैं, तो देख लेते सबसे ज्यादा कौन सा आया है,
जो सबसे ज्यादा जो पद आया होता है, जैसे यहाँ इस समय अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा 13 दिख रहा है और 11 दिख रहा है, 2 2, तो यहाँ पे एक आध और देता, नहीं तो ये दोनों, तो इन दोनों का फिर वही मर्ज पॉइंट करते। अदरवाइज आपका एक और जिसका सबसे ज्यादा होता है उसके मोड बताते हैं। बच्चों समझ पाए? तो ये परिसर क्या होता है? उच्चतम और निम्नतम मस्तक। तो निम्नतम सबसे छोटा, उच्चतम सबसे बड़ा। चलो बच्चों एक और सवाल देखते हैं। अगला एक सवाल क्या है, ये कह रहा है 9 औरतों का एक कार्य को, ठीक है, 9 औरतें एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकती है। देखो कार्य समय फिर से आ गया, तो 9 औरतें हैं बच्चों, एक कार्य को कितने समय में? 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो काम हमारा कितना हो गया? 9 गुने में 50। काम हमारा कितना हो गया? 9 गुने में 50। कह रहा है यदि 6 औरतें और बढ़ा दी गई, 6 औरतें और बढ़ा दी गई, तो बच्चों अगर 6 औरतें और बढ़ा दी जाएं तो यह कार्य कितने दिनों में पहले, कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा? तो बच्चों पहले देख लो अभी दिन कितने लग रहे हैं? 50 दिन। और हमने कहा व्यक्ति कितने लग रहे हैं? 9, तो कार्य कितना हो गया? 9 गुने में 50। और अगर औरतों की संख्या 6 और बढ़ा दी गई, तो पहले 9 थी, अब 6 और बढ़ा दिया गया, तो 6 और बढ़ा दिया गया, यही काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ये 6 9 6 15 हो गया ना। तो क्या बन गया? 9 गुने में 50 बटे में 9 6 15। तो 15 से काटेंगे 5 3 या 15 और 5 10 में 50 और 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9। अब दिनों की संख्या कितनी लग जाएगी? 30 से लग जाएगी। दिनों की संख्या कितनी लग जाएगी? 30 से लग जाएगी। और जब दिनों की संख्या 30 लग जाएगी बच्चों, तो ध्यान देना फिर हम क्या करेंगे, 50 दिन पहले लग रहे थे, 30 दिन अब लग रहे हैं, तो अंतर कितना आ गया? अंतर कितना आ गया? 50 माइनस 30 बराबर 20 दिन। तो अंतर हमारा कितना आ गया बच्चों? 20 दिन। तो अंतर पूछ रहा है कि कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा, तो 20 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखो वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना। ये सारे काम आप करना। और बच्चों पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम ढेर सारे अब लग रहे हैं। नेक्स्ट मंथ में ढेर सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो उन सबको आपको बीट करना है। अच्छा मजेदार पढ़ाई करो, और ऐसे ऐसे हम छोटे छोटे पार्ट्स क्वेश्चंस के लाते रहेंगे, कभी मैथ्स के, कभी रीजनिंग के, कभी कॉम्बिनेशन के, है ना। तो मजा आएगा करने में। चुटकी वाले सवाल रहेंगे, चुटकी में लगा लोगे, और धीरे धीरे बेस को बढ़ाएंगे। फिर टफ सवाल भी बताएंगे बड़े एग्जाम के लिए, और वो भी सवाल अच्छे अच्छे, कभी ऑप्शन से करेंगे, कभी बिना ऑप्शन के नए तरीके से करेंगे। ये सारी चीजें हम सीखते जाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।